कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर रिलेटेड टू द फंक्शन कॉल्स व्हेन वी यूज कीवर्ड आर्गुमेंट इन अ फंक्शन कॉल द कॉलर आइडेंटिफाइज द आर्गुमेंट बाय पैरामीटर नेम। ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है। मैं सिंपल ही नॉर्मल एडिशन का एक फंक्शन लेके आपको पूरा समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरा a कॉमा बी कॉमा सी, ये मेरे 3 वेरिएबल थे, इनको ऐड करना था, मैंने ये लिख दिया। जब इस फंक्शन को बुलाएंगे तो जो 3 वैल्यू पास करेंगे वो तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमारी ऐड होके यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हमें इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिशन। देन अभी तक हम लोग क्या करते थे, एबीसी की वैल्यू देते थे 10, 20, 30, तो ये क्या करता था कि हमें आंसर सॉल्व करके दे देता था। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है 60। तो हम लोग यहाँ से पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो देखो ये 10 जो है वो अपने मन से ए में स्टोर हो जाएगा, 20 जो है ये बी में चला जाएगा और 30 जो है ये सी में चला जाएगा। तो यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ये वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अगर लिखा कि a इज इक्वल टू 10 है ना, फिर हमने यहाँ लिखा b इज इक्वल टू 20, फिर हमने यहाँ पे लिखा c इज इक्वल टू 30, तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि a इज इक्वल टू 10 तो मतलब यहाँ पे a में जाके ये 10 स्टोर हो जाएगा। फिर हमने लिखा b इज इक्वल टू 20, तो b इक्वल टू 20 तो b में क्या चला जाएगा 20, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको देखो, तो यहाँ पे देखो तब भी आंसर हमारा सेम आ रहा है। अब इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं तो हम लोग इस चीज को यहाँ से करते हैं कट, एंड देन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 10, c इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 20, तब भी मेरा आंसर कितना आएगा 60 आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि कीवर्ड को एक नाम दे दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नाम दे दिया हमने पैरामीटर्स को पास करते समय। यहाँ 10 पास करा तो वो a में जाके स्टोर हो जाए, अगर 30 पास करा है तो c में कर जाए। अगर हमने 10, 30 लिखा होता तो 30 b में स्टोर हो जाता, मगर अभी हमने नाम स्पेशली कीवर्ड का दिया हुआ है कि ये जो है 30 c में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस अलाउ अस टू स्किप आर्गुमेंट और प्लेस देम आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज पाइथन इंटरप्रेटर इज एबल टू यूज कीवर्ड प्रोवाइडेड टू मैच द वैल्यूज विद पैरामीटर। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे 10, 20, 30 लिखना चाहते थे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पहले a की वैल्यू हो, फिर b की वैल्यू हो, फिर c की वैल्यू हो। तो यहाँ पे देखो a b c अपने मन से समझ जाएगा हमारा इंटरप्रेटर। और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 और 20, हम चाहते थे कि c की वैल्यू हम पहले लिख देते, तो वो हम ऐसे नहीं लिख सकते, वहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिखाए हैं कि इन्होंने नेम और एज जो है 2 पैरामीटर्स पास करे हुए हैं। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एज देखो, एज इक्वल टू 50 अलग से दिया और नेम इज इक्वल टू मिकी। तो ये सब चीजें ऊपर नीचे भी आप दे सकते हैं, मतलब आगे पीछे करके। तो यही फायदा होता है कीवर्ड्स आर्गुमेंट का। ठीक है, फिर आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो ये क्या होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे a और b, अब मान लो हमें c की वैल्यू हमने रख दी है 20 और c की वैल्यू हमने रख दी 80। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम फंक्शन को बुला रहे होंगे तो हम मान लो a और b की वैल्यू दे रहे हैं, सिर्फ हम a और b की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो एक एग्जांपल पहले आपको देता हूँ मैं कि मैंने यहाँ पे 10 और 20 a और b की वैल्यू दी, c की वैल्यू नहीं दी, तो अभी क्या आएगी, अभी आएगी एरर हमारी, क्योंकि c की हमने तो वैल्यू नहीं दी है। तो वही यहाँ पे कहेगा c में तो मिसिंग है। तो ऐसे केस में आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर काम आते हैं। क्या आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, यहाँ पे क्या होता है कि मान लो हमने c की कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, कि मान लो अगर किसी केस में यूजर c की वैल्यू देना भूल जाता है, तो तब हम क्या करेंगे कि c की इस डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करेंगे। तो मान लो c की डिफॉल्ट वैल्यू है 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान लो a और b की वैल्यू पास करी, a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू थी 20, और हमने यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करी है, तो वो खुद समझ जाएगा कि c की वैल्यू पास नहीं करी, तो c की एक डिफॉल्ट वैल्यू है, क्या है 5। तो समझ गया कि अगर c इन्होंने नहीं भेजा है तो अब क्या हमारा c की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा 10 + 20 + 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 35। तो अब एरर नहीं आने वाली। ठीक है, तो आंसर आ रहा 35। तो ये फायदा होता है हमारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट का। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, ऐसे आर्गुमेंट होते हैं डेट अज्यूम अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड इन अ फंक्शन कॉल फॉर दैट आर्गुमेंट। मतलब जहाँ पे देखो यहाँ पे नेम कॉमा एज 2 थे और हमने एज की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है पहले से कि अगर एज हमें नीचे से इनपुट ना मिले तो एज की वैल्यू 35 हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जब इस फंक्शन को कॉल करा तो इन्होंने एक तरफ कॉल करा तो एज की वैल्यू दी 50। ठीक है, अब एज की वैल्यू जब 50 दी है, ठीक है, जब वैल्यू प्रोवाइड करी जा रही है, इनपुट दिया जा रहा है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 10, 20 है, मान लो कि हमें सी की वैल्यू देनी है, तो सी की वैल्यू हमें दे दी है यहाँ पे 30। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी यहाँ पे सी की वैल्यू इनपुट हो गई, तो ये थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा कि सी में 5 डिफॉल्ट वैल्यू थी। अब सी में कितनी वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो अब आंसर कितना आएगा 30 + 20 + 10 मतलब 60। तो आंसर आ रहा है 60। ठीक है, तो ये फायदा होता है डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज करने का, कि आप किसी भी पैरामीटर को एक
डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ताकि अगर किसी केस में अगर उसको इनपुट नहीं मिलता है तो तब वो उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर ले। अगर उसको इनपुट मिल जाता है तो इनपुट वाली जो वैल्यू होती है वही उसकी वैल्यू बन जाती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ पे एक और फीचर है कि पाइथन 3.8 का ये फीचर है कि पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास खूब सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमने उसको इनपुट किया है, मगर हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस लाइन बाय लाइन मेरे सारे डेटा जो है वो इनपुट हो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश का सिंबल लगा देते हैं। जैसे कि मान लो अभी इसको भूल जाते हैं ABC, ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं, अभी हमने इसको कॉल नहीं करा हुआ है ABC। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि लाइन से मेरी सारी चीज़ें इनपुट हो, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एक यहाँ पे बैकस्लैश का सिंबल लगा दूंगा। तो ये क्या कहता है, पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स, मतलब अब लाइन से हर एक जो वैल्यू डालूंगा वो लाइन से ABC ऐसे लाइन से सब में स्टोर होती जाएगी। तो अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 10, 20, 30, तो आंसर आएगा अभी 60, क्योंकि ABC में ये वैल्यू चली गई तो आंसर आएगा मेरा 60। ठीक है, अब अगर किसी केस में मान लो हम यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ करें कि A = 10, B = 20, C = 30, तो ऐसे केस में ये एरर दे देगा, क्योंकि उस वहाँ पे क्या लगा हुआ है, पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट लगे हुए हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता था अगर हमने ये ना लिखा होता, मगर यहाँ पे हमारा पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं भेज सकते, अब आपको सीधा वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी 10, 20, 30 इस तरह से। अगर आपने ऐसे नहीं भेजा तो आपका गलत है। तो बस यही हमारा पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स का काम होता है, ये पाइथन 3.8 का फीचर है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है कि आप 1, 2, 3 ऐसे पास करेंगे तो ये वैल्यूज ऐसे स्टोर हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4 आपका पास करेंगे तो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने A = 1, B = 2, C = 3 इस तरह से पास करा हुआ तो क्या है, आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा हुआ, पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या करता है कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर मान लो हमें पैरामीटर बहुत सारे यहाँ पे इनपुट करने हैं, तो उस केस में हमारा ये काम आता है। और जैसे कि मान लो हमें एक फंक्शन बनाना है प्रिंटिंग नाम का, तो हमने लिख दिया प्रिंटिंग, एंड देन इसके बाद हमने इसमें वैल्यू पास करी A, B। ठीक है, हमने ऐसे पास करा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट A एंड देन प्रिंट, यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। तो इस तरह से हमारी दो, मान लो हमारा कोई फंक्शन है प्रिंटिंग नाम का, उसमें दो वैल्यू इनपुट होंगी A और B, और वो इस तरह से प्रिंट हो रही है। अगर मैं प्रिंटिंग फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, फिर मैं उससे बोलूँगा कि 10, 20 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ A = 10, B = 20, इस तरह से हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि हमें बहुत सारी वैल्यूज इनपुट देनी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि A और B, मान लो हमें इसके बाद वैल्यू क्या क्या देनी है, 30, 40, 50, 60, ठीक है, ऐसे 100 तक देना है। तो अब ऐसे हमें खूब सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा हम क्या करें, एक टपल बना लें। तो उस टपल के लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, *t। मान लो *t नाम का एक वेरिएबल है, तो * लिखाने का मतलब क्या है कि 20 के बाद जितनी वैल्यू आएंगी वो सब टी में स्टोर हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, ABCD ऐसे खूब सारे वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, मगर हम जब समझ गए कि 20 के बाद बहुत सारी वैल्यूज हैं आने वाली हैं, तो उसको हमने क्या करा, एक *t करके यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे प्रिंट करना है ये t की वैल्यू भी, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ t = स्मॉल t। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो अब देखना है यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट आएगा कि वैल्यू ऑफ A 10, वैल्यू ऑफ B 20, मतलब वैल्यू ऑफ T क्या है, देखो 30 से लेके 90 तक। यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि अगर हम एक स्टार लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक टपल बन जाता है। तो इसके बाद जितने भी पैरामीटर्स आएंगे वो सारे कहाँ स्टोर हो जाएंगे, हमारे टपल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। जब होता क्या है कि हमारे आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर पास कर रहे होते हैं उनकी लेंथ बड़ी होती है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टार साइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, * is placed before the variable name that hold the values of all non keyword variable argument। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे हमें कोई वैल्यू पास नहीं करी, मान लो 10, 20 करी है, ठीक है, तो इस केस में देखो टी में तो कुछ एक्स्ट्रा गया ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, टी हमारा एक एम्प्टी टपल होगा। एम्प्टी टपल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ टी क्या आ रहा है, एक एम्प्टी टपल आ रहा है। और मान लो कि अगर हमें यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा भरनी है, तो वो सारी फंक्शन में हम लोग *t करके दिखा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ डिक्शनरी एलिमेंट पास। वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग टपल का देख लिया कि अगर 10, 20, 30 इस तरह से भरना है, तो हम टपल में रख सकते हैं * लगा के एक। और हमें अगर डिक्शनरी स्टोर करनी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग डबल स्टार लगाते हैं। तो मान लो कि हमें यहाँ पे डिक्शनरी स्टोर करनी है, तो मैंने क्या लगा, $D नाम का एक वेरिएबल बना दिया। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो 10, 20, 10 और 20 तो A और B में स्टोर हो गए। अब B में क्या है, डिक्शनरी एक तो बनानी है ना, तो वहाँ y = 4, z = 6। तो हमने यहाँ 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा डाले। अब ये क्या है, यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल स्टार लगा दिया। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो अब देखो तो आंसर क्या आ रहा है, देखो एक डिक्शनरी आ रही है, x में 2, y में 4 और z में 6। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हमें डिक्शनरी पास करनी होती है तो हम लोग इस वे में डबल स्टार लगा के डिक्शनरी पास कर देते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है और वही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वीडियो पॉज करके इसे गौर से देख लें क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है डिफाइन फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। होता है क्योंकि हमारा फंक्शन जो है खूब सारी वैल्यू रिटर्न करता है। इसके पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है कि वहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा था, हम लोग कई अलग अलग फंक्शन बनाए थे, डेफ ऐड, डेफ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अरिथमेटिक नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जो कि एक वैल्यू लेगा a, b। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लो हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, सब्ट्रैक्ट का अलग बनाया, मल्टीप्लाई का अलग बनाया, डिवाइड का अलग बनाया। तो हमने 4 फंक्शन ऐसे बना दिए। तो हमने एक तरीका आपको बताया कि आप इसको लैम्डा नोटेशन का यूज करके भी बना सकते हैं, मगर एक और तरीका होता है, आप हो सकता है आपको वैल्यू तो वही मिल रही है ना, तो उन सारी वैल्यूज का अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके आप उसको एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a और b दो वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख दें रिटर्न a प्लस बी रिटर्न कर दो, कॉमा a माइनस बी हमें बता दो, कॉमा a इंटू बी बता दो, कॉमा a डिवाइड बाई बी हमें इतना बता दो। ठीक है, और जो भी यहाँ पे आएगा उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो हमने अरिथमेटिक को कॉल किया एंड देन हमने इससे बोला कि तुम्हारे पास वैल्यू क्या है 20,5। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एडिशन आ रहा है 20 और 5 और 25, फिर आ रहा है सब्ट्रैक्शन 15, मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड 4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, 4 वैल्यूज थी अलग अलग, उनको रिटर्न करा, वो आई किस फॉर्म में, टपल के फॉर्म में हमें वापस मिली।